अमल में आए। इस फॉरेन फंडिंग के इस जरीदे की इंफॉर्मेशन के बाद, जिसमें मनी ट्रेल तक दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, ताकि ये बहरूपिया शख्स मुल्क से फ़रार ना हो सके। और जो इसमें अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की जो रिपोर्टें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब शख्स है। मैं तो इस चीज़ के ज़ाती तौर पे ताने बाने कहीं और से भी मिला रहा हूँ कि ये इमरान खान का जो ड्रामा था अमेरिकन ख़त, कहीं ये तो नहीं था, क्योंकि इमरान खान को तो पूरे किस्से का पता था और ये भी पता है कि आरिफ नकवी इस वक्त गिरफ़्तार है, कि कहीं अमेरिका इसी केस में इमरान खान को ना गिरफ़्तार करे। इसीलिए ही शायद ये पूरा प्रोपेगेंडा अमेरिका के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा था, क्योंकि एक शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे, वो 2 नंबरी पैसे, वो 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे सारे पीटीआई में और इमरान खान के अकाउंट्स में आए हैं, तो जाहिर है केस की कड़ी जब मिलाई जाती है और मनी ट्रेल्स मिलाई जाती है, तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका किसी वक्त इमरान खान को गिरफ़्तार भी कर ले। और उसीलिए उसने एडवांस में सारा प्रोपेगेंडा जो है, क्योंकि उसको पता था कि आरिफ नकवी ऑलरेडी गिरफ़्तार हो चुका है, तो इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया हो कि वो कम से कम अमेरिका उसको यहाँ से आके गिरफ़्तार ना करे या पाकिस्तान से इसकी गिरफ़्तारी ना मांगे। एक तो इसका ये भी हो सकता है नुकता, जो कि मेरी समझ में है। ये मैं किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से जो बंदा कड़ियाँ मिलाता है तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एक सोच दी। दूसरी बात ये कि जितना प्रोपेगेंडा, अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई पीटीआई की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज़ ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज़ पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर खिलाफ की जरूरत तो मैं कहता हूँ जाके चैलेंज करो, बच्चाना की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रही है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स में नहीं है। शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं, उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहिबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, जो बाद में इन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है, उसमें इसकी बहन ने वो जो चीज़ें दिखाई हैं, क्या इसकी बहन ने ये साबित किया है कि वो पैसे इसने यहाँ से बाहर कैसे भेजे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JITयाँ जिस तरह माजी में बनती गई हैं, उस तरह की एक JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम अज़ कम इसका नाम ECL पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की, जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था PTI के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाएँ, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में, अदालत में होता है जी? कल को फिर हम भी खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर मेरा कोई केस लगा हुआ हो सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहूँ जी जो पहले वो 8 साल पुराना केस पेंडिंग है पहले वो सुनाएं आप, 10 साल पहले जो पुराना केस है वो सुनाएं, फिर मेरा केस सुनाएं, या मेरे केस से जितने भी मुंसलिक केस है सबको एक साथ जजमेंट दे। आज तक पाकिस्तान के कानून में किसी ने सुना इस तरह की कोई चीज़ कही हुई? किसी ने कोई इस तरह की बात कहता है कि जी सबके केसेस साथ सुनाए जाएँ? ये PTI आज भी नहीं कह रही कि इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। ये बोले जी दूसरों की हम तो होंगे ख़राब लेकिन दूसरे भी ख़राब होंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जिसका जजमेंट पहले सुनानी चाहे सुनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में,
जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में, तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाएं। क्या ये मैं बात कह सकता हूँ? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पर ये बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज़ है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? फिर तो हम ये कहें कि किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है, इनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशनें हैं, जो आपके पास 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुनाए फिर ये सुनाए। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं है जो उस पीटीआई मुतालबा कर रही है। खैर, पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बहरूपियों के मुंह पे नकाब हैं वो उतरें, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियाँ की हैं इन्होंने। ये पैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो, वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है, उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बहरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए, और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ईसीएल में डालें, इसके हवारियों का नाम ईसीएल में डालें, और फौरी तौर पर जीआईटी तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और जीआईटी ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसेस में अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी जीआईटी इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ईसीपी में कि इसराइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और पीटीआई को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आते तो उसको क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडला इज़म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडला इज़म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। ये नाइंसाफ़ी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। ये बता दें कि आप ईसीएल की बात कर रहे हैं, जीआईटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, जो एक फ्रेंडली बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो आपकी हर चीज़ को बिल्डोज कर रहा है, कल वो उस बेंच के सामने जाएंगे तो हर चीज़ आपका बिल्डोज होगा। देखिए जी, आवाम के सामने रिपोर्टें आनी चाहिए, आवाम के सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर अदालत जो भी फैसला करे। हम ना कभी इलेक्शन कमीशन को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं, ना किसी अदालत को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि इंसाफ का तकाज़े इस मुल्क में हर शख्स के लिए इक्वल होने चाहिए। इस मुल्क में लाडलाइज़म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। अगर जीआईटीज़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बनी थी तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में जीआईटी बनाना? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि आप जीआईटी तश्कील दें, उस जीआईटी के मुराकात सबके सामने आए, जीआईटी में पता चले कि इन डाकुओं ने किस तरह दुश्मन ममालिक के पैसे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में सियासत के ऊपर काबिज रहे हैं। और उनके कोई इसमें फ़र्क नहीं कि ना सिर्फ पैसे मांगे चले हों। अगर इसराइल और भारत फंडिंग दे सकता है पीटीआई को, तो उनके थिंक टैंक्स भी यहाँ काम कर सकते हैं। जो आज जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलते हैं हमारे इदारों के खिलाफ और इदारों के सरबराहों के खिलाफ, फिर ये भी हो सकता है कि पीछे इसमें इसराइल और इंडिया के जो है लोग वो शामिल हों। इल्जाम तो लगाए जाते हैं, मगर कोई इल्जाम आज तक किसी पर भी साबित नहीं होता। जिस तरह जरदारी साहब पर भी इल्जाम लगे और इमरान खान और उनकी टीम पर भी इल्जाम लगे, मगर जब कोई ये कहता है कि वो सारे ईमानदार हैं, तो फिर जब ईमानदार हैं तो फिर इल्जाम। देखिए जी, फाइनेंशियल टाइम, मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया का सबसे क्रेडिबल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है। अच्छा, हो सकता है गलत है तो इमरान खान जाके केस कर ले फाइनेंशियल टाइम्स पर। और हम क्या कह रहे हैं? मैं तो ये नहीं बोला कि आज इमरान खान को फांसी पर लटका दो। मैं तो कह रहा हूँ जो इल्ज़ामात इमरान खान पे लगे हैं और जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपे हैं, उस पर अगर जीआईटी बन जाए, और इस जैसे और जो इल्ज़ामात अकबर एस बाबर साहब ने लगाए हैं कि जी इसराइल और इंडिया की फंडिंग इसमें आई हुई है, तो उस पर अगर जीआईटी बन जाए तो उसमें कौन सी बुरी बात है?
मैं थोड़ी बोलूँगा सजा दे दें, मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक तश्कील दी जाए जो इस केस का फैसला करे, जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करे, पूरे सबको बुलाएं कि जी अलीमा खान ने बाहर प्रॉपर्टी ली, उन्होंने एमनेस्टी में दायर कर दी, चलो कोई बात नहीं। एमनेस्टी क्या कहती है? एमनेस्टी ये कहती है कि जी आपने एक चीज़ डिक्लेयर कर दी कि जी ये चीज़ आपकी, अब आपको कोई भी इदारा पूछ नहीं सकता, लेकिन ये तो पूछ सकता है कि आपने उसमें अमाउंट अपना डिक्लेयर किया है, अपनी वेल्थ डिक्लेयर की, लेकिन वो पैसे बाहर गए कैसे, अलीमा खान ने अमेरिका पैसे किस तरह भेजे, वो एमनेस्टी बताएगी। वो एमनेस्टी का उसका कोई दायराकार नहीं, वो आपकी FIA बताएगी, वो आपके दूसरे इदारे बताएंगे कि इसने हवाला के जरिए पैसे भेजे, लीगल सोर्सेज से भेजे, और ये पैसे कहाँ से आए उसके पास। क्या ये पैसा शौकत खानम ट्रस्ट का नहीं है? क्योंकि शौकत खानम ट्रस्ट में अलीमा खान जो है वो उसकी मेंबर भी हैं, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। तो एक शख्स ने अपनी बहन को मेंबर बनाया और वो पैसा अगर किसी की प्रॉपर्टियाँ परचेज करने में इस्तेमाल हो रहा है तो इस पर GIT बननी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों पे GIT बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा ये बता दें कि आपकी हुकूमत को आए हुए 3 माह से ज़्यादा हो गया, ना तो आटा स्कैंडल पे आपने कोई रेफरेंस दायर किया, ना आपने चीनी स्कैंडल पे कुछ किया, बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, इसी तरह पेशावर BRT है, बहुत सारे आपने खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। तो क्या कमजोरियाँ हैं, क्या वजूहत हैं, आप लोग कोई इदारे मना कर रहे हैं या कोई मजबूरियाँ हैं, क्या है, क्यों नहीं आप लोग कुछ करते? आपकी बात बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है सुमरो साहब आपने। पहले मैं बात करता हूँ आटा चीनी स्कैंडल पे, और फिर मुझे याद दिलाएगा मैं आपको पेशावर BRT पे भी जवाब दूँ। आटा चीनी स्कैंडल में इमरान खान ने अपने आप को NRO दिया। वो कैसे NRO दिया कि सारी 2 नंबरियाँ इमरान खान ने करवाई थ्रू कैबिनेट, और फिर नैब में एक लॉ पास किया इमरान खान ने कि कैबिनेट के जितने डिसीजन हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि उसको पता था कि उसने गलत काम किए हैं, उसने लोगों से इन माफिया से कमीशनें लेकर कभी वही चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, कभी वही चीज़ दोबारा इंपोर्ट हो रही है, ये सारे ड्रामेबाजियाँ की। उसको पता था कि उन माफियाज के हाथों में इमरान खान खेल रहा था, उन्होंने उसको पैसे दिए जिससे मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसको पता था कि अब मेरी हुकूमत जाएगी, तो इसने खुद एक नैब का एक उसने अमेंडमेंट की, और उस अमेंडमेंट के ज़रिए इसने कैबिनेट के सारे डिसीजन को उसने इम्यूनिटी हासिल की। अब आपका था दूसरा सवाल BRT वाला और मलम जबा। मैं आपको एक कह दूं जी, फेडरल गवर्नमेंट को मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं, वफाकी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को, वज़ीर कानून साहब को, कि बराए मेहरबानी जो बड़े स्कैम्स जो कि स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करें। आप नैब को बोले उस पर तहकीकात करें। स्टे ऑर्डर आपको है तहकीकात ना करने का, आप तहकीकात करें, उसके बाद उन्हीं अदालतों के सामने रख दें।